वह आबो हवा व सुकून कहीं और नहीं मिलता, वह आबो हवा व सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत नगर मगर प्राचीन हड़प्पा सा नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता को लेकर मैं आपका अपना रावत भगवान सिंह चौहान क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे, भारतीय कला व संस्कृति से संबंधित हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, अन्य नामों से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम देखते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन एकदम सुदृढ़ नगर नियोजन था, बिल्कुल ग्रिड पद्धति पर आधारित था, चेस बोर्ड पद्धति पर आधारित था, शानदार जल निकासी प्रणाली थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली, शानदार जल निकास प्रणाली थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नगर में सड़कें कैसी थी। सड़कों की बात करें तो ये देखिए सड़कों का एक चित्रण, एक नजर देखिए। सड़कें बिल्कुल, अब ये सड़क आपको दिखाई दे रही होगी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रमुख सड़क थी। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये प्रमुख एक सड़क हुआ करती थी, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। बाकी ये पूरा जो नगर था ये चेस बोर्ड पर आधारित था, चेस बोर्ड पद्धति पर, जाल पद्धति पर आधारित था। इस प्रकार से प्रत्येक सड़क समकोण डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और हर सड़क, इस प्रमुख सड़क जिसे प्रथम सड़क कहा जाता था, प्रमुख सड़क कहते थे, जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती थी। और इसकी मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो अधिकतम चौड़ाई मिली है वो 10 मीटर की मिली है। और इस सड़क में ये सभी सड़कें मिलती थी। और इसी सड़क के पूर्व में एक सड़क होती थी जो कि नगर का प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, तो ये सड़कें आपने देखी। अब इस सड़क के बाद हम देखते हैं कि अब ये सड़क में देखिए गलियां, ये एक मैंने चित्रण दे रखा है, ये गली है। तो कई गलियां भी सड़कों में, प्रमुख सड़कों में उसकी सब सड़कों से गलियां और गलियों मिलते थे। अब जो गलियां को हमने यहाँ क्यों बताया है, क्योंकि जो इस समय हड़प्पन सभ्यता के जो आवास थे, उन आवास में उनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। ये एक प्रमुख बात है और महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, नगर विन्यास की बात करें तो नगर विन्यास 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। ठीक है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। देखिए यहां पर ये इधर मतलब पश्चिमी नगर की तरफ दुर्ग होता था और पूर्वी नगर की तरफ निम्न स्तरीय लोग रहते थे। ठीक है, यहां पर हम इसे आपको यहां बताते हैं। नगर जो था वो 2 भागों में था, पश्चिम नगर और पूर्वी नगर। ठीक है, पश्चिमी नगर में दुर्ग होते थे। क्या होते थे? दुर्ग। मतलब यहां पर अमीर लोग निवास करते थे। अमीर में कौन? मतलब पुरोहित वर्ग यहां पर निवास करते थे। पुरोहित वर्ग यहां निवास करते थे। और पूर्व में कौन? पूर्व में निम्न वर्ग का मतलब श्रमिक, मजदूर, ये लोग यहाँ रहते थे। पश्चिम में दुर्ग में पुरोहित, व्यापारी, ठीक है, वो लोग यहाँ रहते थे। तो ये नगर विन्यास 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। देखिए नगर विन्यास में और दे लिए, मतलब इसमें लोथल को एक अपवाद है। लोथल जो है वो अपवाद है। जिस प्रकार देखिए ये मान लो इधर ये पश्चिमी नगर और ये पूर्वी नगर। अब देखिए अपवाद किस रूप में? अपवाद इस रूप में कि जैसे कि हर हड़प्पन काल में 2 नगर होते थे, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। तो वो पूरी अलग अलग प्राचीर से होते थे, मतलब पश्चिम नगर की अलग प्राचीर, पूर्वी नगर की अलग प्राचीर। ठीक है, लेकिन लोथल में पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर की एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था, इसलिए लोथल यहां पर याद रहे। वहीं अगर और देखें तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, धोलावीरा की। किसकी? धोलावीरा। ये भी एक अपवाद है। अपवाद कैसे है कि धोलावीरा देखिए प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। ठीक है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा पुरातत्व हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब उत्तरी
मध्य और दक्षिणी। इस प्रकार से धोलावीरा शहर अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये लोथल, धोलावीरा और बाकी अन्य जो नगर है हड़प्पा के, वो अलग अलग प्राचीन, मतलब पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिम में दुर्ग, पूर्व में निम्न वर्ग, ठीक है, वहां पर ये रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नालिया। नालिया कैसी थी? शानदार जल निकासी प्रणाली थी। पूरी हड़प्पन सभ्यता की, उसकी समकालीन सभी सभ्यताओं में से सबसे श्रेष्ठ जो नालिया थी वो हड़प्पा की थी। देखते हैं, देखिए हमने एक चित्र भी लिया है यहाँ पर, हम आपको बताते हैं कि नालिया कैसी थी। देखिए नालिया जैसे कि देखो एक ये गली की नाली मैंने ले रखा, ठीक है, ये एक गली की नालिया, ठीक है। अब इस प्रकार से जितनी भी गलियां होती थी, ऐसी बहुत सारी गलियां, ये इस प्रकार से एक प्रमुख नाली, ये मेन नाली है, इस नाली में आकर के मिलती थी। हर गली जब बड़े नाले से मिलने से पहले वहां पर एक ब्लॉकेज भी होता था, ठीक है, ताकि क्या मतलब इस गली का जो भी कचरा है वो यहाँ से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। उसके बाद में भी ये नाली, ये जो बड़ा नाला है, उस नाले के में भी अलग, मतलब कुछ दूरी के बाद में अलग अलग ब्लॉकेज लगा रखे थे कि जहाँ से हम कचरे का मतलब कचरा निकाल सके। मतलब वहाँ की नगर व्यवस्था देखिए, जो नगर पालिका की जो आज जो हमारे काम है, उससे भी कहीं बेहतर काम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। नालियों में आप एक और चीज़ और देख पा रहे होंगे कि नालियाँ ढकी होती थी एकदम। इससे मतलब किसी भी प्रकार के मतलब बीमारी होने का खतरा नहीं, मच्छर से हमें बचने को मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नालियाँ बहुत ही शानदार जल निकासी व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने नालियों के बारे में जाना, ठीक है। ये नालियाँ, भवन की बात करें तो भवन की मैंने बताया कि भवन में इनके दरवाजे थे जो गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके इनके दरवाजे कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे, देखिए। और भवन में देख सकते हैं 3-4 कमरे होते थे, एक रसोई होती थी, ठीक है, और स्नानागार होते थे, कहीं कहीं घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मतलब बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये आवासीय जो है, ये देखो, ये देखो घर एकदम बिल्कुल शानदार व्यवस्थाओं में बिल्कुल एकदम सुनियोजित तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ईंट की। देखिए ईंटों के बारे में हम बात करें तो ईंट की बात करें तो ईंट का जो अनुपात था वो 4:2:1 था, ठीक है। और ईंट की आकृति की बात करें तो 10.25 × 5 × 2.25 ये ईंटें हुआ करती थी। देखिए अब इसमें ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कौन सी ईंटों का? और बड़ी ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और बड़ी ईंटों का प्रयोग नालियों के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये ईंटों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात हो गई। अब ये गली, मैंने आपको कहा गली में ये दरवाजे यहाँ खुल रहे हैं, इस गली की तरफ दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन। हड़प्पन वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था? इस संदर्भ में बात करें तो मात्र सत्तात्मक थी। कैसे कह सकते हैं मात्र सत्तात्मक थी? हम कह सकते हैं इस आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, कि सर्वाधिक मण मूर्तियां जो मिली है वो हमें किसकी मिली है? वो हमें नारी की मिली है। सर्वाधिक मण मूर्तियां किसकी मिली है? नारी की मिली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक थी। कौन कहता है कि इतिहास दोहराता नहीं है? इतिहास दोहराता है। देखिए ये 4000 साल प्राचीन सभ्यता, ठीक है, और जिसका 4000 वर्ष प्राचीन वापस आज भी आप देखते होंगे कि अब नया कार्ड हमारे सामने है, भामाशाह कार्ड। उसमें परिवार की मुखिया कौन है? नारी है, ठीक है। तो उस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमें अभी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक, इस आधार पर था। जैसे पुरोहित, व्यापारी और ये अधिकारी पश्चिमी दुर्ग में रहते थे और श्रमिक पूर्वी दुर्ग में, ठीक है, लेकिन लोथल को छोड़कर, क्योंकि लोथल में एक ही प्राचीर में थे, ठीक है। वहीं अगर हम वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण कितने भागों में बटा? 4, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था भी हमें देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं शिल्पकार। शिल्पकार में देखें तो कुम्हार का महत्वपूर्ण विशेष योगदान था शिल्पकार में, क्योंकि कुम्हार कई प्रकार के मृदभांड बनाता था और भी कई कलाकृतियां करता था, ठीक है। लोग शांति प्रिय थे। कैसे कह सकते हैं कि लोग शांति प्रिय थे? क्योंकि हमें यहाँ कोई हथियार देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमें किस प्रकार की तलवार देखने को यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए ये लोग क्या थे? शांति प्रिय थे, ठीक है। वस्त्र की बात करें तो ये सूती वस्त्र और
ऊनी वस्त्र, ये दोनों ही प्रकार के वस्त्र पहनते थे। बिल्कुल एकदम मतलब सुदृढ़, एकदम सुनियोजित जीवन जीते थे। आभूषण, आभूषण यहाँ पर पुरुष और महिला, पुरुष और महिला दोनों ही पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। ये सामाजिक जीवन की बिल्कुल सामान्य बातें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं। एग्जाम में इस प्रकार से कुछ कथन दे देंगे और उन कथन से संबंधित ये बातें पूछी जा सकती है। मनोरंजन की बात करते हैं, पासे का खेल, शतरंज महत्वपूर्ण था इनके लिए, नृत्य, पशुओं की लड़ाई, कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने जीवन को। मनोरंजन क्या होता है? जीवन में रंग लाने का, जीवन में मतलब आपकी कुछ उदासी, कुछ शोक, उन सभी को खत्म करने के लिए, उन सभी को मतलब उनमें कुछ उत्साह लाने के लिए मनोरंजन का सहारा लिया जाता है, जिसमें खेलने का बोर्ड, चतुष्कोणीय गोटियां, टेराकोटा के मुकोटे। देखिए खेलने के बोर्ड के तो हमें साक्ष्य भी मिले, कहाँ से? लोथल से। खेलने के बोर्ड के तो हमें साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से। चतुष्कोणीय गोटियां ये कहाँ से मिले? ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और टेराकोटा के मुखोटे, टेराकोटा के मुखोटे कहाँ से मिले? टेराकोटा के मुखोटे मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें किसके अवशेष मिले हैं? किसके अवशेष मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें टेराकोटा के मुखौटे के। ओके, देखिए 3 फैक्ट हो गए, 3 प्रश्न हो गए। 3 कौन कौन से? एक तो खेलने का बोर्ड लोथल, चतुष्कोणीय गोटियां मोहनजोदड़ो, टेराकोटा के मुखौटे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें ये कुछ मतलब महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगली बात करें शवाधान। देखिए जीवन में सुख दुख आता रहता है, तो ये एक दुख का है शवाधान, ठीक है। जो शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था, ठीक है। एक है पूर्ण आंशिक समाधिकरण। पूर्ण आंशिक समाधिकरण मतलब पूर्ण रूप से मिट्टी में दफना देना, मिट्टी दाग, ठीक है, पूर्ण रूप से। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि शव को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद जो भी उसके अवशेष होते हैं उन्हें एक पात्र में, कलश में किसी में रख के फिर उससे दफनाया जाता था, ठीक है। और दाह संस्कार अग्नि को समर्पित किया जाता था, ठीक है। ये तीनों ही जो आपको ये संस्कार देखने को मिल रहे हैं, वर्तमान में भी आज भी इसकी प्रासंगिकता देखने को हमें मिलती है। पूर्ण आंशिक समाधिकरण कई धर्मों में, मुस्लिम धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म और भी अन्य धर्म होंगे। आंशिक समाधिकरण में राजस्थान में जैसे दादू पंथ के जो अनुयायी है वहां पर ये आंशिक समाधिकरण वाले संस्कार देखने को हमें मिल सकता है। दाह संस्कार हिंदू धर्म और भी अन्य धर्म, ठीक है, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, शव पात्रों के चित्रण में, ठीक है, शव पात्रों के चित्रण में मयूर का चिन्ह मतलब मोर का चित्रित किया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से, इसे जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन पर हम बात करें तो धार्मिक जीवन में ये तालाब की पूजा करते थे, ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, ठीक है, लिंग योनि की पूजा किया। मतलब हमारे यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ धार्मिक जीवन के रूप में, तो धार्मिक जीवन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो हम उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेसोपोटामियाई जो अभी आधुनिक काल में कुछ इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेदा ने जो खोज की थी हड़प्पा की, उस समय उन्होंने कहा, ऐसा कह दिया उन्होंने कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की ही मतलब एक तरह से उसी से ही उभर के सामने आई। लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर मंदिर मिले हैं, हमारे यहाँ पर मंदिर नहीं मिले। हम तालाब की पूजा करते थे, चबूतरे पर हमारे भगवान की पूजा करते, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, ठीक है। नाग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मातृ देवी की पूजा करते थे, पुरुष देवता पशुपतिनाथ की, लिंग योनि की, वृक्ष की, जल की, हम इस प्रकार से पूजा क्या करते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी। इस बात का महत्वपूर्ण ये हमें ध्यान रहे, ठीक है। और भी हम ऐसी बातें बताएंगे जो मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से पृथक करती है, ठीक है। हमारी सभ्यता पूर्ण रूप से अलग है और हमने स्वयं मतलब हमारी ये सभ्यता ने एक तरह से चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी, बिल्कुल एकदम इस बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बहुत अच्छा ये एक फैक्ट है, यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है।
इस फैक्ट में क्या बात कही गई है, देखिए इस फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि ये एक पशुपति शिव है जिसे आदि योगी कहते हैं। ठीक है, आज भी तमिलनाडु में जो सदगुरु हैं वो इन्हीं पशुपति शिव को आदि योगी के रूप में अपनी एक प्रतिमा दिखा करके अपने मतलब अपने संप्रदाय का वो प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, मतलब अब ये हमारे शिव है, कौन है, शिव। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि ये एक ध्यान मुद्रा में है और इनके यहाँ पर और यहाँ पर देखिए कुछ जानवर है, ये तो है आपके भैंसा, क्या है, भैंसा, और ये है गेंडा, कौन है, गेंडा। ठीक है, और ये सामने इनके कौन है, दो हिरण है। ठीक है, और इधर ये व्याघ्र है, व्याघ्र शेर। ठीक है, और यहां पर ये इधर हाथी है। ठीक है, कितने शांति प्रिय थे ये। ठीक है, शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, भैंसा एक साथ बैठे हैं, कितने मतलब आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इनमें एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर 3 सिंह है। इस मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु है, 5 प्रकार के, 5, गेंडा, भैंसा, हिरण, हाथी, शेर, ये 5 प्रकार है। लेकिन 6 पशु कैसे, क्योंकि हिरण 2 है। ठीक है, हिरण 2 है। ये पशुपति शिव का रूप माना गया है। और मार्शल ने इन्हें क्या कहा, मार्शल महोदय ने इन्हें आद्य शिव कहा है, मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पशुपति योगेश्वर नटराज के रूप में शिव की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, पीपल अश्वत्था पूजा, वृषभ मतलब बेल, अनेक पशुओं को देवताओं से संबंध, लिंग पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा, योगाभ्यास, यज्ञ आदि तत्व प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थे। इन धार्मिक जीवन में हम इन सभी देवताओं की मतलब हड़प्पनवासी पूजा करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी, मतलब पृथ्वी को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी, मतलब अन्न देने वाली। ठीक है, उपजाऊ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, ठीक है, मानकर इसकी पूजा करते थे। ठीक है, ये अग्निकुंड, अग्निकुंड देखिए, ये अग्निकुंड इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिले, कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। ठीक, कालीबंगा में भूकंप के साक्षी है, काले रंग की चूड़ियाँ, इसी से कालीबंगा। ठीक है, और भी बातें जानेंगे। इस सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि इस सभ्यता से, लेकिन ध्यान रखना, बनावली के एक भवन से मंदिर होने का अनुमान, केवल अनुमान लगाया जाता है बनावली के एक भवन। ठीक है, ये बात है। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था, इस बात का भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, बतख एक पक्षी है, ये पक्षी के रूप में एक महत्वपूर्ण पक्षी, पवित्र पक्षी है। इसके अलावा मयूर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मयूर के बारे में, मोर के बारे में भी हमने बात की कि शव पात्रों पर मयूर का चित्रण था। ठीक है, इस सभ्यता से मिले स्वास्तिक, ठीक है, इस सभ्यता से मिले स्वास्तिक का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वास्तिक जो है ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, हम जब बताएंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक भी है, सूर्य पूजा के प्रतीक मिले। इस सभ्यता से क्या मिले, स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रहे, यहाँ नाग पूजा, जल पूजा, योग क्रिया का प्रचलन था। ये सामान्य बातें बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पशु बलि के प्रमाण, पशु बलि के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ध्यान रहे, भारत में लिंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रहे आपको। भारत में लिंग पूजा का आरंभ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, हम बात करेंगे जब, देखो जब हम हड़प्पा सभ्यता को आर्ट एंड कल्चर के अलावा मुख्य रूप से जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि हड़प्पन सभ्यता में कौन कौन सी जातियाँ थी, नार्डिक, मेडिटेरियन, ठीक है, अल्पाइन, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन सभी जातियों के बारे में जानेंगे। अगली बात करते हैं आर्थिक जीवन। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर थी, लेकिन कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। कृषि देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले कौन, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध
इन क्षेत्रों में कृषि सभ्यताओं का ही एक विकसित रूप कौन है? ये हड़प्पा सभ्यता है। ये बात ध्यान रहे। मतलब बलूचिस्तान, पंजाब, सिंधु में प्राक हड़प्पा थी, मतलब हड़प्पा से पहले कुछ छोटी छोटी सिविलाइजेशन थी। उन सिविलाइजेशन का ही बड़ा रूप कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है, ये ध्यान रहे, कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है। परंतु कालीबंगा से, कालीबंगा में भी कहां से? प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा, प्राक हड़प्पा स्तर, मतलब हड़प्पा से पहले, क्योंकि कालीबंगा संस्कृति जो है वो हड़प्पा से पहले भी थी। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। ठीक है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, इस बात का भी थोड़ा आपको ध्यान रहे। बिल्कुल, यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, व्यापार प्रधान थी। ठीक है, हम बात करेंगे पूरे सारे बंदर का, बताएंगे किस प्रकार से व्यापार होता था, किस सभ्यता से व्यापार होता था और क्या हम आयात करते थे, इनके बारे में भी हम जानेंगे। किंतु आजीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ये बहुत ही ध्यान रहे, मुख्य आधार क्या था? कृषि था। व्यापार तो प्रधान था, लेकिन मेन क्या है? कृषि है। इस सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार क्या है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में बस ये उपजाऊ क्यों है? क्योंकि मिट्टी। ठीक है, सिंधु नदी बाढ़, नवंबर के महीने में सिंधु नदी में बाढ़ आती थी, और बाढ़ आती थी, और नवंबर के महीने में, बाढ़ तो पहले आ जाती थी, लेकिन नवंबर के महीने में उस बाढ़ का जो पानी था, पानी होता था, वो पानी चला जाता था, तो वहां पर क्या होता था? उस मिट्टी में उर्वरता आ जाती थी। तो नवंबर के महीने में फिर ये फसल बोते थे और अप्रैल में ये काट लेते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी, ये ध्यान रहे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए, जैसे आज जो लोहे का हंसिया है, दातली। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि दातली, अगर कोई किसान है, ठीक है, हम सभी किसान हैं, ठीक है, लेकिन आपने अगर कालीबाई को पढ़ा है डूंगरपुर, तो उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए दातली से रस्सी काट ली थी, तो उसी दातली, लेकिन यहाँ पर दातली कौन सी है? हंसिया कौन सा है? पत्थर का है। ठीक है, वहाँ लोहे का है, क्योंकि हड़प्पन वासियों को तो लोहे का ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, लोहा का ज्ञान तो वैदिक काल से शुरू होगा, तो हम वहाँ देखेंगे। अगली बात, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य नगरों से अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? कृषि अवस्था को, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से क्या मिला? अन्नागार मिले हैं, अन्नागार, सार्वजनिक अन्नागार मिले हैं, जो इस बात का द्योतक है कि ये सभ्यता कृषि अवस्था को इंगित करती है, कृषि अवस्था पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग नवंबर के महीने में, देखिए ये बात बताई मैंने आपको, नवंबर के महीने में बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में गेहूं एवं जौ बोते थे तथा अप्रैल में ये फसल काट लेते थे। ठीक है, अगली बात देखिए, अब प्रमुख फसलों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में अब तक 9 प्रकार की फसलों का पहचान की गई है। ठीक है, देखिए 9 प्रकार की फसलों में गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, चावल, मटर, खजूर और तरबूज और राई, और देखिए गेहूं, जौ, चावल, मटर, खजूर, तरबूज, राई, तिल, और नेक्स्ट लिखते हैं कपास। ठीक है, ये 9 प्रकार की फसलें। इसके अलावा बाजरा और एक किस्म भी मिली, बारासी कांजोसी। ठीक है, और बाजरा भी। ठीक है, ध्यान रखना। चावल के साक्ष्य, अब देखिए यहाँ पर देखिए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं, लोथल से। ध्यान से देखिए, यहाँ से हर लाइन से प्रश्न बनता है, हर लाइन से ध्यान रखिए। रंगपुर, हड़प्पा, देखिए लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, ये चावल से मिला। ये देखिए याद इस प्रकार से नहीं होंगे, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये सारे जो सामान्य फैक्ट है, सरल तथ्य है, जो आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, चावल के साक्ष्य लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और कालीबंगा से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, कालीबंगा से मिले हैं। जबकि बाजरा के भी लोथल, हड़प्पा, सुरकोटड़ा और सोरतुगई। ठीक है, लोथल, रंगपुर ये दोनों गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और बाजरा में लोथल हमको बता दिया, हड़प्पा बता दिया, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा एक ही नाम है, ये गुजरात में है, और
सोरतुगई, ये आपके सोरतुगई आपके अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहां से क्या मिला, बाजरा के साक्ष्य मिले। अगली बात करते हैं, गेहूं जौ एवं कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को मेहरगढ़ ने ही रोका, रोका मतलब मनुष्य दौड़ रहा था, भाग रहा था। ठीक है, मानव, आदि मानव का जब आप इतिहास देखेंगे तो सर्वप्रथम आदि मानव शिकार करता था। ठीक है, शिकार कर रहा था, शिकार करते करते फिर वो धीरे धीरे अपने आहार के लिए पशुओं को इकट्ठा करने लगा, पशुओं के मांस खाने लगा, पशुओं को फिर चराने लगा, पशुपालन करने लगा। पशुपालन करते करते उसकी सभ्यता में और उसके विकास आया तो उसने खेती करना शुरू किया। तो खेती के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, गेहूं जौ कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ से प्राप्त किया गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ। एक बात ध्यान रहे, रागी और ये ईख गन्ना, इनसे इन फसल से ये क्या थे? नादान थे, अनभिज्ञ थे, ये इनको नहीं जानते थे, इनसे ये अनभिज्ञ थे। ठीक है, इनसे ये अनभिज्ञ थे, इन्हें नहीं जानते थे, रागी और ईख को नहीं जानते थे, घोड़े को भी नहीं जानते। हालांकि घोड़े के भी कुछ अवशेष मिलेंगे हमें। ठीक है, घोड़े के दांत मिलेंगे। ठीक है, घोड़े की कुछ टेराकोटा की मूर्तियां मिलेगी, घोड़े को कहीं दफनाया जाएगा वहां मिलेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से हम घोड़े से परिचित मतलब हड़प्पा सभ्यता नहीं थे, इस प्रकार का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रहे। लोथल से चावल एवं बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। ठीक है, बनावली से किसके मिले? बनावली से देखिए कौन कौन सी फसल मिली? जौ, तिल, सरसों, ये बनावली से मिली। और हड़प्पा से गेहूं, जौ, ये हड़प्पा से मिली। ठीक है, और सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है, इंडस सिविलाइजेशन को जाता है। मतलब यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। क्यों कहते थे? कपास को सिंडोन कहते थे क्योंकि ये इंडिया से आता था। ठीक है, तो ये सिंडोन नाम से जानते थे यूनानी लोग। इस बात को आपको पूर्ण रूप से पता हो। एक जगह है नागवाड़ा। नागवाड़ा कहाँ है? ये गुजरात में है। नागवाड़ा गुजरात में है। नागवाड़ा गुजरात में, यहाँ से प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले कुछ किसान रहने के साक्ष्य मिले हैं। किसान रहने के साक्ष्य कहाँ से मिले? नागवाड़ा से मिले हैं। अब देखिए पशुपालन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रहे, मुहरों पर नहीं मिलता है। गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिलता, मतलब हड़प्पा जो मुहर है उन पर इनका चित्रण देखने को नहीं मिलता है। नेसदी एक जगह है। ठीक है, ये भी गुजरात में है। नेसदी गुजरात में, यहाँ से पशुपालन केंद्र के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन केंद्र के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन केंद्र था मतलब ये। ठीक है, अगली बात करते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मतलब घोड़े की हड्डियां। अभी मैंने कहा था घोड़े की हड्डियां मिली है। कहाँ से मिली घोड़े की हड्डियां? घोड़े की हड्डियां मिली सुरकोटड़ा से। कहाँ से मिली? सुरकोटड़ा को और किस नाम से? सुरकोटड़ा या सुरकोटदा। कहाँ पर है सुरकोटड़ा या सुरकोटदा? ये सुरकोटड़ा या सुरकोटदा ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह और मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह और लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े के दांत कहाँ मिले हैं? घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत राणा गुंडई से मिले हैं। घोड़े के दांत राणा गुंडई से मिले हैं। राणा गुंडई जो है वो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बात ध्यान रहे आपको। अगली बात करें शिल्प कला एवं धातु। ठीक है, शिल्प कला में देखें तो यहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कांसा, अब कांसे की बात करें, कांसा की, तो कांसा किससे बनता था?
कांसा तांबे में टिन मिलाने से, ठीक है, तांबा में टिन मिलाने से कांसा बनता था। तो इस कांसे के अंदर तांबे की कितनी मात्रा होती थी? तो तांबे में टिन मिलाने से कांसा बनता था, तांबे की मात्रा इसमें 9 होती थी और टिन की मात्रा 1, तो 9:1 का अनुपात होता था कांसा बनाने के लिए। ये बात ध्यान रहे। कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। कुम्हार के चाक का प्रयोग किसके लिए किया था? कुम्हार के चाक का प्रयोग मृदभांड बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। देखिए मृदभांड, अगर देखिए मृदभांड की पूरा कंप्लीट अगर मृदभांड को देखें तो मृदभांड कितने प्रकार? OCP गैरिक मृदभांड, PRW काले एवं लाल मृदभांड, PGW चित्रित धूसर मृदभांड, NBPW, ठीक है, काले एवं उत्तरी काले एवं लाल पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है, जिसपे पॉलिश हो जाती है उस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसे मृदभांड हमें BRW OCP देखने मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम हड़प्पा के जो मृदभांड देखें तो वो लाल के साथ में लाल गुलाबी मृदभांड के अंदर काले रंग की आकृति, ठीक है, काले रंग की आकृति के साथ में ये मृदभांड होते थे, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर लेख नहीं मिले हैं, ठीक है। किसके मृदभांडों पर लेख नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर लेख नहीं मिले हैं, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर, यह बात ध्यान रहे, हड़प्पा के बर्तनों पर तो लेख मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर लेख नहीं मिले हैं, ठीक है, ध्यान रहे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए वस्त्र उद्योग जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उद्योग के दृष्टिकोण से वस्त्रों का जो उद्योग था वो अत्यंत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीप एवं मोती उद्योग भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके तो हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ से मिले? लोथल और बालाकोट से सीप एवं मोती उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मनके बनाने के कारखाने। अब देखिए मनके में नाम आते ही क्या आता है? नाम चन्हू दड़ो के अलावा लोथल, ठीक है, बगासर, बनावली से भी मनके बनाने के कारखाने देखने को मिलते हैं, ठीक है। संघ शिल्प का केंद्र कौन था? संघ शिल्प का केंद्र था बालाकोट, ठीक है, बालाकोट और नागेश्वर कहाँ है? नागेश्वर गुजरात में है, ठीक है। ये संघ शिल्प के केंद्र थे। तो देखिए प्रमुख उद्योग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार फैक्ट है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत ही गहराई से याद करें। देखिए कार्नेलियन मनकों का कारखाना कहाँ था? कार्नेलियन मनकों का कारखाना था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, यहाँ पर कार्नेलियन मनकों का कारखाना था। हड़प्पा काल में मृदभांड का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था, ये बात हम देख चुके हैं, ठीक है। कुम्हार के चाक पर किसका निर्माण होता था? मृदभांड से संबंधित तथ्य भी हमने देखे, ठीक है। अब देखिए व्यापार वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। यहाँ पर मतलब सिक्कों का व्यापार नहीं होता था, यहाँ पर किसी करेंसी नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, यहाँ पर क्या था? वस्तु विनिमय था, ठीक है। मतलब धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, किसका प्रयोग था? वस्तु विनिमय होता था, ठीक है। और देखिए हमारा व्यापार किससे होता था? सुमेरियन सभ्यता से, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, मिस्र से, ठीक है, यहाँ से हमारा व्यापार होता था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बीच में अगर जो बिचौलिया का काम करता था, मेन केंद्रस्थ का काम करता था, वो था दिलमोन, जो बहरीन द्वीप है, ठीक है, दिलमोन, वहाँ वो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता था, ठीक है। सुमेरियन लेखों से ये ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुआ के व्यापारी के साथ वस्तु विनिमय करते थे। यहाँ बात है मेलुआ, सुमेरियन लोग सिंधु को ही मेलुआ कहते थे, सिंधु सभ्यता को ही क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। ये बात आपको ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते थे? वो मेलुआ के नाम से जानते थे, वेरी इंपॉर्टेंट।
सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। देखिए सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र एक मोहर पर अंकित है, और वो कौन सी मोहर पर, ठीक है, किसकी मोहर पर, मोहनजोदड़ो की मोहर पर ये नाम अंकित है। ये बात आपको ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो की मोहर पर, ठीक है। अब और भी हमें फैक्ट मिलते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित, ठीक है, जैसे फारस की मोहर मिली है वहाँ पर हमारे सिंधु में ही, इसलिए हमें पता पड़ता है कि हम फारस से भी हमारा व्यापारिक संबंध था, ठीक है, बेलनाकार मोहर। अब फारस की मोहर कहाँ से मिली, फारस की मोहर मिली है लोथल से। कहाँ से मिली है, लोथल से। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली, बेलनाकार मोहर मिली हमें कहाँ से, बेलनाकार मोहर मिली है कालीबंगा से, कालीबंगा से बेलनाकार मोहर है। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहर हुआ करती थी, तो इस बात से ये पता चलता है कि हमारा उनसे व्यापारिक संबंध थे। अब सैंधवकालीन बंदरगाह, ठीक है, सैंधवकालीन बंदरगाह कौन से थे, सैंधवकालीन बंदरगाह, ठीक है, ये प्राचीन भारत है, ठीक है, मैंने यहाँ ये देखिए यहाँ पर बलूचिस्तान है, ठीक है, इधर फारस की खाड़ी, ठीक है, माकन द्वीप, तिलमुन द्वीप, ये फारस की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर एक बंदरगाह यहाँ है, और उस बंदरगाह का नाम है, क्या नाम है, उस बंदरगाह का नाम है सुतका गेंडोर। क्या नाम है, सुतका गेंडोर। एक बंदरगाह ये था आपका सुतका गेंडोर, याद करो, सुतका गेंडोर। और एक है बालाकोट, एक है अलाहादीनो। क्या नाम है, अलाहादीनो, ठीक है। एक है सुरकोटड़ा या सुरकोटदा, और एक है आपका लोथल, ठीक है, लोथल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, लोथल बंदरगाह। ये प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है, ये प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे व्यापारिक संबंध होते थे, ठीक है। सैंधवकालीन बंदरगाह। नेक्स्ट दिलमून को सुमेरियन लेखों में, दिलमून एक जगह है, ठीक है, दिलमून कहाँ है, ये देखिए दिलमून, ये रहा, ये एक बहरीन द्वीप है, यहाँ पर दिलमून है, ठीक है, बहरीन द्वीप दिलमून, ठीक है, बहरीन द्वीप दिलमून, ठीक है। इस दिलमून को सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे, ठीक है, इस दिलमून को इसके लेखों में क्या कहते थे, इसे कहा जाता था उगते सूर्य का नगर, ठीक है। इसे कहते थे हाथी वाला देश। क्या कहते थे, हाथी वाला देश, उगते सूर्य का नगर, हाथी वाला देश। साफ सुथरा शहर था ये, क्या था, साफ सुथरा शहर था, है ना, ठीक है, ध्यान रहे ये स्थलीय। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्थलीय व्यापार, ये स्थलीय व्यापार देखिए, सिंधु से स्थलीय व्यापार में क्या है, स्थलीय व्यापार में यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, यहाँ से ये रास्ता है स्थलीय व्यापार का। ये स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान एवं ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान तट। कौन सा तट, मकरान तट के नगरों की महत्व भूमिका थी। ये मकरान तट, ये यहाँ से ओमान, ये जो अभी तक आपको दिख रहा है ओमान, ये वर्तमान ओमान, ये मकरान तट, ठीक है, मकरान तट। दो रास्ते हो गए, एक तो मकरान तट से भी जा सकते हैं बहरीन द्वीप, और ये इधर स्थलीय मार्ग, ठीक है, ये ध्यान रहे। बहरीन द्वीप दिलमून के व्यापारी विदेशी व्यापार में बिचौलिया है, ये बिचौलिया नहीं है, ठीक है, बिचौलिया, ठीक है, बिचौलिया मतलब मध्यस्थता का काम करते थे, ठीक है, मध्यस्थता का। ये देखिए यहाँ से व्यापार हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये वाला। अगली बात करें, अब देखिए यहाँ पर सिंधुवासी क्या आयात करते थे, इस संबंध में हम जानते हैं कि सिंधुवासी क्या आयात करते थे। तो सिंधुवासी टिन, चांदी, तांबा, सोना, फिरोजा, हरा अमेजन, सीसा, लाजवर्द, वैदर्यु, शिलाजीत, लाल गोमेद, नील रत्न, हरित मणि, सेलखड़ी, शंख एवं कोड़िया। अब ये कहाँ से व्यापार करते थे, इस बारे में जानते हैं। देखिए टिन एवं चांदी,
टिन और चांदी ये मंगाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगाते थे? ईरान और अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे ये? टिन और चांदी। और तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा खेतड़ी से, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है, मतलब खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से ये तांबा मंगाते थे, ये बात ध्यान रहे। इसके अलावा खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान, इसके अलावा बलूचिस्तान से भी ये तांबा मंगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट सोना कहाँ से मंगाते थे? सोना मंगाते थे भाई दक्षिण भारत। कहाँ से? दक्षिण भारत से ये सोना मंगाते थे, ठीक है। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान से भी ये सोना मंगाते थे, ध्यान रहे, ठीक है। फिरोजा कहाँ से मंगाते थे? फिरोजा मंगाया जाता था ईरान से। कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से ये फिरोजा मंगाते थे। हरा अमेजन मंगाते थे ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ से मंगाते थे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ी से ये आपके मंगाते थे हरा अमेजन। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान और दक्षिण भारत यहाँ से ये क्या मंगाते थे? सीसा मंगाते थे। लाजवर्थ वेदरयू, ये लाजवर्थ मणि ये कहाँ से मंगाते थे? ये बदख्शा एक जगह है जो अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में। आज तो अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता ही है, ठीक है। तो लाजवर्थ बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाते थे ये, ठीक है। शिलाजीत हिमालय पर्वत से, हिमालय क्षेत्र से, क्लियर। लाल गोमेद देखिए कश्मीर काठियावाड़ और राजस्थान से ये लाल गोमेद मंगाते थे, ठीक है। नील रत्न भी बदख्शा से मंगाते थे, ठीक है। हरितमणि दक्षिण भारत से मंगाते थे, ठीक है। ये करते क्या थे? मंगाकर आभूषण बनाते थे, ठीक है। आभूषणों के लिए बहुत बड़े उपयुक्त थे। देखिए राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान, ठीक है। यहां से ये सेलखड़ी नामक पत्थर को मंगवाते थे। नेक्स्ट देखते हैं शंख एवं कोड़िया। ये शंख एवं कोड़िया जो मंगाते थे वो सौराष्ट्र मतलब गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात, जो कच्छ वाला जो एरिया है, कच्छ है ना, वहां से सौराष्ट्र, कच्छ गुजरात, ठीक है, कच्छ गुजरात और दक्षिण भारत। नेक्स्ट, हिंदू सभ्यता की मूर्य मेसोपोटामिया के किन शहरों में पाई गई है? देखिए ये कौन कौन से शहर हैं? इन शहरों के नाम है सुसा, मेरे साथ बोलिए, उमा उर सुसा निपुर, और एक और है किस। क्या नाम है? किस। उमा उर सुसा निपुर किस। यहाँ से क्या है? यहाँ से सिंधु सभ्यता की मूर्य मेसोपोटामिया में मिली है, ठीक है। जिसमें अब देखिए यहाँ पर उर तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण नगर भी है। कैसे कि उर तो मेसोपोटामिया में प्रवेश करने का बंदरगाह भी है उर, ठीक है, ये उर में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं तेल अस्मार, एक जगह तेल अस्मार, ये भी मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता क्या मिली है? वस्तुएं मिली है, ये बात भी ध्यान रहे। सिंधु एवं मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी।
हिंदू सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों में किसकी उपासना होती थी? मातृशक्ति की। ठीक है, बैल, बतख एवं पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। ठीक है, बैल, बतख एवं पाषाण स्तंभ क्या? पवित्र माने जाते थे। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जिसे सुमेरिया सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया सुमेरिया के अभिलेखों में मेलुहा, मेलुहा का मतलब हिंदू सभ्यता के साथ व्यापार के दो मध्यवर्ती केंद्र का उल्लेख है। दो मध्यवर्ती केंद्र कौन से? एक है आपका दिलमून, 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 ठीक है, बहरीन द्वीप में, और एक है आपका माकन, माकन तट, ठीक है, जिसकी वर्तमान में ओमान से, इसकी ओमान ही है, मतलब ओमान से इसका समीकरण है। ठीक है, दिलमून और माकन, ठीक है, ये देखिए दिलमून और ये मकरान। और मेलुआ को नाविकों का देश एवं काले विदेशी लोगों का भूमि का कहा गया है। मेलुआ मतलब सिंधु, सिंधु वासियों को क्या कहा? नाविकों का देश, ठीक है, और काले विदेशी लोगों की भूमि कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये किन्होंने? मेसोपोटामिया वासी कह रहे हैं। उर, उर के बारे में बताया। उर क्या है? मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता में प्रवेश करने वाला क्या है? बंदरगाह है उर। मिस्र के साथ व्यापार मुख्यतः कहाँ से होता था? लोथल से होता था। मिस्र के साथ व्यापार कहाँ से होता था? लोथल बंदरगाह से होता था। लोथल से व्यापार मिस्र के साथ होता था, ये बात ध्यान रहे। हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, हड़प्पा व्यापार का चौराहा, चौराहा किसे कहते थे? ये चौराहा हम कहते थे किसको? तुतका गेंडोर को। तुतका गेंडोर, तुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, तुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता था किसे? तुतका गेंडोर को। सर्वाधिक आयात धातुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों का होता था। सर्वाधिक आयात किसका होता था? धातु और बहुमूल्य पत्थर का। बहुमूल्य पत्थर और धातु का सर्वाधिक आयात होता था। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अपन ने यहाँ तक बात जानी सामाजिक जीवन, व्यापार, कृषि, प्रमुख फसल। ठीक है, अब हम बात करेंगे मापतोल की। मापतोल में हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत मापतोल प्रचलित थी, ये ठीक है, हमारी ऐसी बात है। ठीक है, तोल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में, है ना, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये बात भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, पैमाना, पैमाना स्केल मिला है। ठीक है, पैमाना स्केल भी मिला है और इसका उपयोग संभवतः लंबाई मापने में किया जाता था। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? मिट्टी का पैमाना मिला है, ये ध्यान रहे। कालीबंगा से कौन सा पैमाना मिला? मिट्टी का पैमाना मिला। न्यूनतम भारों के संबंध में द्विचर पद्धति, जिसे क्या कहा जाता था? बाइनरी प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर भी अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये 12, 800, मतलब ये निरंतर इस रूप में। और उच्चतर भारों के संबंध में देखें तो दशमलव पद्धति थी। ठीक है, उच्चतर भारों के संबंध में दशमलव पद्धति थी। न्यूनतम भारों के संदर्भ में बाइनरी पद्धति थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा फैक्ट आप ध्यान रहे। ठीक है, सबसे अधिक, अब देखिए दशमलव पद्धति 160, 320, 640 ये काम में लेते थे ये। ठीक है, सबसे अधिक प्रचलित बाट 16 को माना जाता था। किसको मानते थे? 16 का मान था। ठीक है, जो वजन में 13.625 ग्राम था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामान्य सी बात है, ध्यान रखना। अब देखिए लिपि के बारे में बात करें। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, ठीक है, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक। इस भाव चित्रात्मक लिपि में मूलतः कितने चित्राक्षर थे? 52। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 250 से 400 तक के चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें मछली का चित्र सर्वाधिक है। ठीक है, मछली का, तो ये देख सकते हैं, ये चित्र कैसे थे, यहाँ देखो, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये चित्र, ये देखिए मछली का चित्र है ना। यहाँ पर इस मुहर में, ये मुहर है, इन मुहरों में देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, इस प्रकार की ये चित्राक्षर पद्धति थी। ठीक है, और देखें तो इसका तरीका कौन सा था? ठीक है, ये किस रूप में लिखी जाती थी? तो वो थी ब्रूस्टोफेडन। कौन से? ब्रूस्टोफेडन, इस तरीके से लिखी जाती थी। ब्रूस्टोफेडन मतलब कैसे? जैसे कि हमने अगर इधर राइट साइड से ये दाएं तरफ से लिखना शुरू करते थे और लेफ्ट साइड की ओर जाते थे, तो लेफ्ट साइड के जाने के बाद में वापस यहाँ से नहीं शुरू करते थे।
ठीक है। फिर यहाँ से वापस ये इधर से ये चलते थे, ठीक है, ऐसे मतलब ये सर्पिलाकार लिपि थी इसकी, ये भी कह सकते हैं हम। कौन सी लिपि है? सर्पिलाकार लिपि थी। प्रुस्टोफेडन लिपि इस रूप में लिखी जाती है, ये ध्यान रहे, ठीक है। भावचित्रात्मक लिपि एवं धर्म के नमूने मुहरों के अतिरिक्त मृद भांडों पर भी मिले हैं, ठीक है। मुहरों पर तो मिले ही, देखो मुहरों पर तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मुहरों पर तो ये देखिए लिपि के चित्राक्षर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि मृद भांडों पर भी मिले हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगली बात, सैंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में कनिघम को मिला है, ठीक है। कनिघम को मिला है, आपको पता है कि सबसे पहले अर्नेस्ट मैके ने, मतलब उसने वहाँ पर हड़प्पा के ऊपर वो गए थे, ठीक है। उसके बाद में रेल की खुदाई पर 2 इंजीनियर बंधु, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, ठीक है। उसके बाद मतलब कनिघम आए और कनिघम ने भी उसका सर्वेक्षण किया, तो 1853 ईस्वी में कनिघम को मिला, क्या मिली? सैंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना, ठीक है। सेल खड़ी की मुहरों पर ये सर्वाधिक नमूने मिलते हैं, मतलब सेल खड़ी की मुहरों पर ये सर्वाधिक लिपि मिली है। सर्वाधिक लिपि कहाँ मिली है? सेल खड़ी की मुहरों पर मिली है, ये बात आपको ध्यान रहे। हड़प्पा लिपि एक देसी है बिल्कुल, ठीक है, तथा पश्चिमी एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि अपनी स्वयं की लिपि है, ठीक है, इसका कोई। अब देखिए ये एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, फादर हेरास, फादर हेरास। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो वर्तमान जो तमिल लिपि है, ठीक है, ये कहते हैं कि तमिल लिपि है, ठीक है, तमिल लिपि का आदि रूप है। क्या तमिल लिपि का आदि रूप कौन है? तमिल लिपि का आदि रूप ही कौन है? सैंधव लिपि है। तमिल लिपि का आदि रूप ही क्या कौन है? सैंधव लिपि है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा फादर हेरास कहते हैं। ये बात, ये इनका कमेंट याद रहे आपको, ठीक है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास, देखो आज तक सिंधु लिपि की सफलता नहीं मिली हमें, ठीक है, इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन प्रयास तो किए और अब भी हो रहे हैं। लेकिन प्रयास किन किन लोगों ने? के.एन. वर्मा, प्रोफेसर S.R. राव, आई महादेवन ने तो इसका उद्वाचन भी किया है, ठीक है, कंप्यूटर में भी सेट किया इसे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेडन ने 1925 ईस्वी में किया। L.A. वेडन ने 1925 ईस्वी में किया, ये बात आपको ध्यान रहे। लिपि का उद्वाचन मतलब बोलने के लिए ट्राई किया इन्होंने आई महादेवन ने। इसने आई महादेवन कुछ समय पहले बताया हमने। कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास भी किया इन्होंने, ध्यान रहे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला मिलता है। सामान्य से फैक्ट है, आप सुनते रहिए, है ना, और ध्यान से इन बातों को आप वापस दोबारा देखना ताकि आप इन्हें दोबारा इनको दोहरान कर सके। अब देखिए मोहरे देखिए, अब तक विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से, लगभग 500, लगभग कितनी? लगभग 500 मोहरें मिली है। दूसरी बात और ध्यान रखना, सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार मिली है। कैसी मिली है? वर्गाकार की, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो लोथल एवं देसलपुर गुजरात में, लोथल एवं देसलपुर से तांबे से बनी मोहर प्राप्त हुई है। तांबे से बनी मोहर कहाँ मिली? लोथल एवं देसलपुर से, ठीक है। लोथल से बटन के आकार की मोहर भी मिली। बटन के आकार की मोहर कहाँ मिली? बटन के आकार की मोहर कहाँ मिली? ये भी लोथल से मिली, ठीक है। सैंधव मोहरें वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, ठीक है, इस प्रकार भी मिली है। वैसे बेलनाकार प्रमुख रूप से किसकी मोहर है? मेसोपोटामिया की मोहर है, ठीक है, ये ध्यान रहे। लेकिन यहाँ मिली है मतलब मेसोपोटामिया से हमारा व्यापारिक संबंध था, ठीक है। अगली बात, अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियां अंकित है। किसकी आकृतियां अंकित है? जानवरों की आकृतियां अंकित है। देख ही रहे हम, है ना, ये देखिए यहाँ, ये क्या है? ये किसका चित्र है? देखिए ये एक सिंह बैल है। आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, जब अंत में देखा होगा
तो आपने देखा होगा कि उसको हमेशा पहले सपने में आता है, एक जानवर दिखाई देता है, और लास्ट में जब वो सिंधु में बाढ़ आ जाती है और वो गंगा के मैदान पर आता है, तब वहाँ पर उसे यही बैल नजर आता है, एक श्रृंगी बैल, बिल्कुल वाइट, है ना, कितना अच्छा लगता है वो बैल, ठीक है, एक श्रृंगी बैल। तो कई ऐसे जानवर हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है, ठीक है, देवी देवताओं के, जैसे पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव, उनके पास में इधर गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र, हिरण, है ना, ये भी देखने को मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मिलता है, जबकि वैदिक काल में वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। अगली संस्कृति हम वैदिक संस्कृति ही पढ़ेंगे, वहां पर ध्यान रहे व्याघ्र का उल्लेख नहीं है, ठीक है, उनकी मोहरों पर व्याघ्र का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में व्याघ्र का उल्लेख तो देखा था पशुपति शिव के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? पीपल, ठीक है, पीपल का है, ठीक है, और बिना कुबड़ का बेल श्रृंगी, ठीक है, जैसे अभी अभी हमने बताया बिना कुबड़ वाला, ठीक है, बिना कुबड़ बेल श्रृंगी पशु, ये बिना कुबड़ वाला। देखिए आप इस बेल को देख रहे होंगे, ये कुबड़ नहीं निकली हुई है इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार कोई कुबड़ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्वाधिक मोहर है, मतलब कुछ मोहर, ठीक है ना, ये बिना कुबड़ का बेल श्रृंगी पशु का था, ठीक है, ध्यान रहे, पीपल का और बिना कुबड़ वाला बेल, इनकी सबसे ज्यादा मोहरें मिली है। लोथल और कालीबंगा से मुद्रा छाप या राज मुद्रांक मिले हैं, ध्यान रहे। मोहनजोदड़ो की एक मोहरे के चित्र की तुलना सुमेरियन पौराणिक पात्र कौन? गिलगमेश से की जाती है, ठीक है, गिलगमेश सुमेरियन धार्मिक फिलोसॉफी से संबंधित है, और वहां पर ये एक व्यक्तित्व है जिससे तुलना की जाती है मोहनजोदड़ो की एक मोहर के चित्र की, ठीक है, गिलगमेश से की जाती है। सेलखड़ी क्या है? सेलखड़ी एक पत्थर है जिसमें सर्वाधिक मोहरें इसी से बनी है, सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है? सेलखड़ी की बनी है, सेलखड़ी के पत्थरों से सर्वाधिक मोहरें बनी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें मृण मूर्तियां, ठीक है, टेराकोटा की होती थी। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियां मिली है, सामान्य से फैक्ट है। इनका प्रयोग खिलौने एवं पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में होता था, ठीक है, इनका प्रयोग किसमें होता था? खिलौने बनाने में और पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में, ठीक है। ध्यान रहे, नारी मृण मूर्तियां संख्या में सर्वाधिक है, इसलिए इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, ध्यान रहे। इन मृण मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति, कौन सी पद्धति? चिकोटी पद्धति से किया गया है। देखिए ये मृण मूर्तियां आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये तो एक श्रृंगी पशु की मूर्ति है, ये नारी की मूर्ति है, ये भी नारी, ठीक है, ये यहाँ पर ये देख रहे होंगे दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कांसे की मूर्ति है, ठीक है, धातुओं की मूर्ति, लेकिन यहाँ पर दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति जो है वो किसकी मूर्ति है? पत्थर की मूर्ति है, यहाँ पर ये बात ध्यान रहे। समस्त मृण मूर्तियों में 73% किसकी मूर्तियां है? पशु पक्षी, और 25% किसकी मूर्ति है? मानव मृण मूर्तियां, मतलब ज्यादा मूर्तियां किसकी है? पशु पक्षियों की है, ज्यादा मूर्तियां किसकी है? पशु पक्षियों की है, ठीक है। पशुओं में भी सर्वाधिक किसकी है? कुबड़दार वृषभ, मतलब कुबड़दार बेल की है, और पक्षियों में सर्वाधिक गोरैया, मतलब चिड़िया, ठीक है, गोरैया की सर्वाधिक मूर्ति है, ठीक है। मानव और पशु की मिट्टी की मूर्तियां ये यहाँ अंकित है, और ये नारी की मूर्ति है, एक श्रृंगी पशु की मूर्ति है, ये पत्थर की पुरुष की मूर्ति है, दाढ़ी, ठीक है ना, ये कुबड़दार बेल, ठीक है, यहाँ पर ये एक बनी हुई है, और ये पिन है, यहाँ पर हमने ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिए, और ये वापस वो जो चित्र की मैंने बताया था पशुपति शिव, जिसमें ये इनका बता रखा है, गेंडा, भैंसा, हाथी, ठीक है, और व्याघ्र और हिरण, 2 हिरण, ये यहाँ पर ये चित्र बता रखे हैं। अगली बात करें, अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से निम्न चीजों की कोई अवशेष नहीं मिले हैं। इनके हमें अवशेष नहीं मिले, वो देखिए, नहरों द्वारा सिंचाई, ठीक है, इसके हमें कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन सोरतुगई से मिले हैं, ठीक है, सोरतुगई
सोरतुगई अफगानिस्तान में सोरतुगई को छोड़ करके कहीं और नहरों की सिंचाई के अवशेष नहीं मिले। मतलब सिंधु नदी से कोई नहर निकाल करके हम सिंचाई कर रहे हैं, ऐसा कोई अवशेष कहीं और से नहीं मिले सोरतुगई को छोड़ करके। नदी की उपासना के, मंदिर के, मैंने कहा था मंदिर के कोई अवशेष नहीं है, हालांकि बनावली से अनुमान है, ठीक है, सिंह के, ठीक है, पन्ना के, लोहा के, ठीक है, लोहा, ये हम वैदिक काल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पूर्ण होती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता और उभरी उसके बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता मतलब परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा के बाद, ठीक है। यहाँ देखिए 1800 ईसा पूर्व, आपको पता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का एक टाइम पीरियड है, कार्बन पद्धति के अनुसार, है ना, कार्बन पद्धति के अनुसार। तो वहाँ पर 1750 तो पूर्ण हो रहा है, यहाँ 1800 ईसा पूर्व आ गया। 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया मतलब क्या, मतलब ये सभ्यता पतनोन्मुख हो गई, ठीक है। इसके बाद परवर्ती या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, मतलब हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले। तो हड़प्पा सभ्यता पतन हो गई, कैसे हो गई? क्या बाढ़ आई थी, है ना, क्या भूकंप आया, क्या नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, या जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा, या कि आर्यों ने आक्रमण किया? कौन सा कथन सत्य है, क्या सत्य? ये हम मुख्य हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे, अभी हम हड़प्पा सभ्यता को कला एवं संस्कृति से संबंधित पढ़ रहे हैं, जब हम उस संदर्भ में पढ़ेंगे तब हम सारी बातें बताएंगे आपको कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ और सभ्यताएं पनपी, जिसमें रंगपुर, प्रभास पतन। ये रंगपुर, प्रभास पतन, ये कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। देखिए ये प्रवृत्ति हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के बाद, प्रवृत्ति मतलब हड़प्पा के बाद संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलेंगे। मतलब हड़प्पा संस्कृति पूर्ण होने के बाद हमें रंगपुर, प्रभास पतन, यहाँ से हमें हड़प्पा के बाद जो सिविलाइजेशन रही है उसके हमें अवशेष मिलेंगे। भारत में उत्तर हड़प्पा के 980 स्थल है जो सर्वाधिक है। यह संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विद्यमान थी, अलग अलग रूपों में ये विद्यमान थी। तो ये उत्तर हड़प्पा में 980 स्थल। वैसे आपको पता है कि संपूर्ण हड़प्पा अगर हम देखते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तब वहाँ पर कितने मिलते हैं? वहाँ पर देखिए टोटल जो भारत से भी जैसे कि अभी उत्खनन हुए हैं वो 917, तो हमें कहाँ से मिले? भारत से मिले, ठीक है। 917 कहाँ से मिले? भारत से मिले। और 481 पाकिस्तान से और 2 अफगानिस्तान से। 481 पाकिस्तान से और 2 अफगानिस्तान से। मतलब टोटल कितने स्थलों की खोज हो रखी है? 1400 स्थल की, ठीक है। ये भी एक कथन आप ध्यान रहे, ये अलग से बात ध्यान रखना। वैसे हम जब मुख्य रूप से पढ़ेंगे तब हम आपको ये बात भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इससे कन्फ्यूज मत होना, इस चीज़ से, वहाँ इसको मत लेना, ठीक है। अब देखिए सिंध में झुककर जाकर संस्कृति, हड़प्पा एवं बहावलपुर में। देखिए सिंध में कौन सी संस्कृति मिली? सिंध में मिली है आपको झुककर जाकर संस्कृति, झुककर जाकर संस्कृति। हड़प्पा एवं बहावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति, ठीक है। और पेशावर में कौन सी है? पेशावर में गांधार संस्कृति, गांधार कब्र संस्कृति, ठीक है। यहाँ पर झुककर जाकर संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति और गांधार कब्र संस्कृति, इन्हें हम डिटेल में कुछ कंटेंट मैंने लिखा है उसको देखते हैं। जिसमें देखिए पहली बात देखिए झुककर जाकर संस्कृति। झुककर जाकर संस्कृति चनुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बिल्कुल सामने। चनुदड़ो सिंधु के बाएं तट पर। चनुदड़ो में सिंधु सभ्यता के भग्नावशेष पर निर्मित आवास स्थल से संबंधित संस्कृति इसकी विशिष्ट पहचान है। और मर्दभांड पर लाल रंग की, ये बात ध्यान रखना, मर्दभांड पर क्या है? लाल रंग की मोटी रेखाओं से भिन्न भिन्न रूपों में ज्यामिति चित्रण किया गया है, ठीक है। हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे झुककर जाकर संस्कृति, तब हम और बात करेंगे इस पर, ठीक है। कब्रिस्तान एच संस्कृति देखिए R37 कब्रिस्तान, ये एक साक्ष्य मिला है हमें, ठीक है। इसमें देखिए हड़प्पा के दक्षिण में स्थित है। हड़प्पा के कहाँ? दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज 1946 ईस्वी में इसने की, मार्टिमर विलर ने की थी। 1946 ईस्वी में मार्टिमर विलर ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त अवशेषों में कब्रों में प्राप्त मुख्य वस्तुओं एवं शव
मुख्य वस्तुओं एवं सब जिनके मृद भांडों पर क्या मिले, पेड़ पौधे, व्रत, सीधी एवं त्रिभुजाकार रेखाएं चित्रित है। ये संस्कृति इस तरह आधारित है। हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब भी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको केवल ये बताया कि हड़प्पा के बाद में भी कुछ और संस्कृतियां रही है, जिसमें गांधार कब्र संस्कृति के एक स्थल कटेलाई से 2 ऐसी कब्र मिली है। कटेलाई से कितनी मिली है, 2 कब्र मिली है गांधार कब्र से, जहां मालिक के साथ घोड़ों को दफनाया गया था। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से, गांधार कब्र में कटेलाई से। ठीक है, ये ध्यान रहे। अगली जगह है भगवानपुरा, ठीक है, और ददेरी। भगवानपुरा और ददेरी से पांडुवर्णी मृदभांड, कौन से मृदभांड, पांडुवर्णी मृदभांड वाली संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और गुजरात के रंगपुर, रोजदी, प्रभासपट्टन, डाबरकोट, पादरी, कनेवाल से लाल चमकदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले। एक क्लास हम केवल मृदभांड की भी लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे मृदभांड बताएंगे आपको। ओसीपी गेरुवर्णी मृदभांड, बीआरडब्ल्यू काले एवं लाल मृदभांड, पीजीडब्ल्यू चित्रित दूसर मृदभांड, एनपीडब्ल्यू है ना काले एवं मतलब पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, ये सारे मृदभांडों की भी हम बात करेंगे। ठीक है, प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः कौन सी थी, ग्रामीण। आपको पता होगा प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन इसके बाद में ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता आएंगे। ठीक है, जो कौन सी है, ये ग्रामीण है और ताम्रपाषाणिक है। कौन सी है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। और जब वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता पूर्ण रूप से हो जाएगी, मतलब नगरीय सभ्यता हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान रखना। परवर्ती हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद के लोग कौन से, काला, धूसर, ओपदार मृदभांड का प्रयोग करते थे। सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे जब हम मृदभांड की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग, कौन सी ईंटों का प्रयोग, भगवानपुरा में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पोत्तर स्थल से यह नहीं पाया गया। मतलब ध्यान रहना, उत्तर हड़प्पा में ध्यान रखना, हड़प्पा के बाद मतलब ऐसे। ठीक है, हड़प्पा के अंदर नहीं, हड़प्पा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, अब तक हमने बात की कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ संस्कृति रही, लेकिन हड़प्पा से पहले भी तो कोई संस्कृति रही होगी। उसमें देखिए कौन सी संस्कृति है, जोब संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति। कुल्ली नाल आपने एक साथ नाम सुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए जोब संस्कृति उत्तर बलूचिस्तान स्थित जोब घाटी से, ठीक है, जोब घाटी से संबंधित है संस्कृति है। इसकी विशिष्ट पहचान क्या है, लाल मृदभांड पर काला अलंकरण और कठोर मुख्य मुद्रा मणिमूर्तियां। ठीक है, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इन्हें हम कॉन्सेप्चुअल लेवल से, अवधारणात्मक रूप से हम पूर्ण रूप से इसे हम समझाएंगे मृदभांड की क्लास में। ध्यान रखना। कुल्ली संस्कृति दक्षिण बलूचिस्तान में देखिए कुल्ली, मेही, रोजी आदि से संबंधित संस्कृति है। इसकी विशिष्ट पहचान पांडुरंग के मृदभांड। ठीक है, पांडुरंग के मृदभांड, काले एवं लाल रंगों में वृषभ, फूलों की डिजाइन का चित्रण। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नाल में दक्षिणी बलूचिस्तान स्थित नाल से संबंधित संस्कृति इसकी विशिष्ट पहचान है। और ये पांडुरंगी मृदभांड पर सफेद पट्टी के साथ बहुरंगी डिजाइन तथा समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो अब तक हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की संस्कृति, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से थी। हम और भी इनके आसपास की जो भी संस्कृति है, जब हम संस्कृति हड़प्पा की पूर्व और हड़प्पा के बाद की मृदभांड के साथ हम इसमें और भी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता हमने पूरी पढ़ी, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका विस्तार कितना है। ये एक सामान्य सी बात है, ये बात आपको पता हो। तो ये सुतका गेंडोर इसका सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और इसका सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल है इसका आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर। ठीक है, और सबसे उत्तरी है इसका मांडा। क्या नाम है, मांडा। और सबसे दक्षिणी देमाबाद। क्या नाम है, देमाबाद। ठीक है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर यूपी में है और मांडा कश्मीर में है। ठीक है, मांडा कश्मीर में है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान में है। ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इस संपूर्ण क्षेत्र की संस्कृति की हमने अब तक बात की है। संपूर्ण क्षेत्र की जो क्या संस्कृति रही है, उस संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हमने बात की है। तो
भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधित हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हमने बात की। अगली वीडियो में वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।